Hello everyone, welcome to my channel again. And today we are going to start chapter 2 of class 11. And the name of the chapter is, you know very well, biological classification. So let's start. तो आज के गोल्स क्या क्या रहेंगे, हमें क्या क्या कंप्लीट करना है, किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। और आगे के जो भी इंट्रोडक्शंस दिए हुए हैं उनमें कुछ साइंटिस्ट के भी नाम दिए हुए हैं, वो सब आज हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organism for or on use for food, shelter and clothing. इसका मतलब ये बोल रहा है कि मतलब जब से हमारा सिविलाइजेशन सभ्यता स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, उसी समय से क्लासिफिकेशन के जो भी अटैम्प्ट्स है वो स्टार्ट हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। जैसे कि पहले था साइंटिफिक बेसिस पर, तो नहीं क्लासीफाई हुआ था, हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग कि हमें क्या क्या ज़रूरत है उस पर क्लासिफिकेशन हुआ कि हमें क्या क्या चाहिए, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग पर। एंड उसके बाद आए एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। उन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, और इसके पहले साइंटिफिक नहीं था, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग था, ठीक है। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, शॉप्स एंड हर्ब्स। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए, एकदम साधारण सा। जैसे मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है ऊपर का अपीयरेंस कैसा है, फिनोटिपिक अपीयरेंस, फिनोटाइप्स कैसा है, ऊपर से प्लांट कैसा दिखता है। जैसे कि आप कैसे ऊपर से दिखते हैं, गोरे हैं, कैसे हैं, या फिर आपका हेयर का कलर कैसा है, आई का कलर कैसा है, ये सब दिखता है। तो ऊपर का जो फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है ना, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो उन्होंने इसी के बेसिस पर प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया कि जैसे जो सबसे बड़े होते हैं वो ट्रीज होंगे, और फिर जो मीडियम में शॉप्स एंड सबसे छोटे हर्ब्स, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया, और वैसे ही एनिमल्स को भी उन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक वो जिनके पास रेड ब्लड होता है, और एक वो जिनके पास नहीं। तो जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलेंगे ई नेइमा। क्या बोलेंगे? ई नेइमा। और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं ए नेइमा, ठीक है। ई नेइमा, जहाँ ई आएगा, ठीक है, ई। तो ई से जो स्टार्ट होता है ई नेइमा, जिसके पास रेड ब्लड होता है, रेड ब्लड जिसके पास होता है, ठीक है। और जिसके पास रेड ब्लड नहीं होगा, रेड ब्लड जिसके पास नहीं होगा उसे हम ए नेइमा बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने ग्रुप्स में डाला एनिमल्स को, किन्होंने? एरिस्टोटल ने। और दूसरे साइंटिस्ट आए लिनियस। तो इन लिनियस टाइम में क्या हुआ था? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमेलिया kingdom was developed that included all plants and animal respectively। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, और उस किंगडम में उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम्स को रखा। और उन्होंने बोला कि प्लांटी में जितने भी प्लांट्स आएंगे, सब, कोई भी हो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कोई भी प्लांट, सब उन्होंने प्लांट्स में डाल दिया, और एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं। लेकिन उन्होंने डाल तो दिया, but this system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, photosynthetic green algae and non-photosynthetic, that is fungi।। तो, 'fungi' 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 'fun
उन्होंने भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो दे दिया, प्लांटी एनिमेलिया, जितने भी प्लांट्स है प्लांटी में आएंगे, जितने भी एनिमल्स है एनिमेलिया में आएंगे, लेकिन कुछ डिस्टिंग यूज नहीं हो पाया यूकैरियोट्स के बीच में और प्रोकैरियोट्स के बीच में। यूनिसेलुलर जो एक सेल के थे, जिनके पास बहुत सारा सेल था, सबको एक ही में डाल दिए। जो भी प्लांट्स थे जिनके पास वन सेल है और जिसके पास बहुत सारा सेल है, सबको उन्होंने किस में डाल दिया, प्लांटी में। और एनिमेलिया में भी ऐसे ही उन्होंने किया, जितने भी ऐसे एनिमल्स थे। जैसे कि फोटोसिंथेटिक की बात करें तो ग्रीन एल्गी है, ठीक है, और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई है। तो ये दोनों को उन्होंने प्लांट में रख दिया। कैसे भाई? हाँ, तो ये कैसे हो सकता है कि जो ग्रीन एल्गी है फोटोसिंथेसिस करता है और नॉन फोटोसिंथेसिस में फंजाई है, तो वो तो नहीं करता है फोटोसिंथेसिस, फिर भी उन्होंने प्लांटी में रख दिया, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसके चलते डिस्टिंक्ट यूज नहीं हो पाया। फिर बोल रहा है आगे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वर इजीली डन। आसानी से तो हो गया और इसे लोग समझ भी पाए, अंडरस्टैंड हो गया, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। But a large number of organisms did not fall into either category. तो यही बोल रहा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स जो भी हो सबको प्लांट ही में ही डाल दें। और हाँ, तो उन्होंने बिना सोचे समझे कुछ भी उसमें डाल दिया, लेकिन ये तो एक्सेप्ट हुआ, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इजी हो गया है, ठीक है। तो hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। इतने से नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये उतना काफ़ी नहीं था कि लेकिन इतने सालों से ये चला आ रहा था, इसे लोग मान रहे थे कि हाँ दो ही किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, प्लांटी और एनिमेलिया। लोग यही सोचते आ रहे थे, यही पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। Beside gross morphology, a need was felt for including characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, and evolutionary relationship, etc. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे वैसे एक नीड आने लगा ना कि हमें ये सब तो पता है, लेकिन हमें सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर ठीक है प्लांटी है, चाहे कोई भी किंगडम्स हैं, तो उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, नेचर ऑफ वाल क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, और वो के मेथड कैसे हैं रिप्रोडक्शन की, और क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग organism have hence undergo several changes over the time। तो ऐसे ही मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होते गया वैसे वैसे ये सब का ज़रूरत पड़ते गया भाई, कि हाँ कैसे होता है और कैसे टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, हैबिटेट कैसे है, इवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, फाइलोजेनेटिक जिसको रिलेशनशिप बोलते हैं क्या है वो। तो दो प्लांट्स एंड एनिमल्स kingdom have been constant under all different systems. The understanding of what groups organisms will be included under this kingdom have been changing. The number and the nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time। तो जितने भी ये सब टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं और जो नंबर है, नेचर शब्द अदर किंगडम्स का क्या नेचर है, वो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना क्लासिफिकेशन दिया कि हाँ ऐसा होता है, वैसे वैसे वो चेंज होते गया टाइम के साथ। और आगे उसके बाद कौन सा आ रहा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, लेकिन एनसीईआरटी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पहले ये टेबल दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। यहाँ की पहले मैं पारा पढ़ लेती हूँ। R.H. Whittaker 1969 was proposed a 5 kingdom classification। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, R.H. Whittaker 1969, और ये जो
ईयर है कि कब उन्होंने किया था, कब प्रपोज किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। एंड द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। ठीक है। मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो जो लोग को वो ज़रूरत था, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होते गया वैसे वैसे उन्होंने सोचा कि हाँ ये सब क्या होता है, तो ये सब भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर एच विटेकर ने क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, कि उसमें सेल स्ट्रक्चर क्या, और अच्छे से किया, बहुत अच्छे से। तो इस टेबल 2.1 में ये दिया हुआ है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। पहले दिया हुआ है यहाँ पे कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में क्या क्या लिए? सेल टाइप, सेल वॉल कैसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है या नहीं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। ठीक है, तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, पांचों किंगडम दिया हुआ है। तो अगर हम सेल टाइप की बात करें, सेल टाइप की अगर हम पांचों किंगडम की बात करें, तो मोनेरा में देखो, याद करने का बहुत इजी तरीका है। मोनेरा, सिर्फ मोनेरा में ही प्रोकैरियोट्स होता है, बाकी सब यूकैरियोट्स। मोनेरा में क्या होता है? प्रोकैरियोट। मोनेरा का सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक। सब में यही है, देखो, यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स। सेल वॉल, अब सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल में देखो, मोनेरा का सेल वॉल कैसा है? नॉन सेलुलोजिक है और पॉलीसेकेराइड प्लस एमाइनो एसिड, नॉन सेलुलोजिक होता है। ओके, और यूकैरियोट्स, सॉरी, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में क्या है? कुछ में होता है सेल वॉल, कुछ में होता है। मोनेरा में नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल होता है, जिसमें पॉलीसेकेराइड प्लस एमाइनो एसिड होते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ में होते हैं सेल वॉल। फंजाई में सेल वॉल होते हैं, लेकिन क्या के बने होते हैं? काइटिन के। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, काइटिन के। प्लांटी में तुमको पता है सेलुलोज। और एनिमेलिया में तो नहीं होता है सेल वॉल, हमारे में सेल वॉल नहीं होते, और एनिमेलिया किंगडम में जितने भी आते हैं उनमें सेल वॉल होता ही नहीं है। ठीक है, आगे हमको देखना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मोनेरा, मोनेरा में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, एब्सेंट। प्रोटिस्टा में होता है, फंजाई में भी होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लांटी में भी होता है, और एनिमेलिया में होता है। किस में नहीं होता है? मोनेरा में। तो ये 2 पॉइंट देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला और सेल टाइप। मोनेरा में ही सिर्फ क्या है? प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक। और न्यूक्लियर मेम्बर की बात करें तो मोनेरा में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है, तो ये दोनों तो वेरी वेरी इजी याद करने के लिए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लो कैसा होता है, बॉडी का उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो मोनेरा की अगर हम बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेल होता है, ठीक है, मोनेरा में। प्रोटिस्टा की देखें तो ये भी सेलुलर है। फंजाई की देखें तो मल्टी सेलुलर है, और लूज टिश्यू भी हो सकता है, होता है भी है। टिश्यू और ऑर्गेन इन द प्लांटी, ऑर्गेन्स होते हैं प्लांट में, ठीक है, प्लांटी किंगडम में। और एनिमेलिया में तुम्हारे टिश्यू, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम, पूरा ऑर्गेन सिस्टम भी हो सकता है, ऑर्गेन एंड टिश्यू इन द एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में जो होता है ना, एनिमलिया दिया हुआ है ना, एनिमल किंगडम पूरा, चैप्टर 4 11th की, एनिमेलिया किंगडम पोरीफेरा से लेकर कोर्डेटा तक। तो उसमें टिश्यू ऑर्गेन से, टिश्यू से स्टार्ट द टिश्यू ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम पूरा लेवल दिया हुआ है इन द एनिमल। ठीक है, अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैसे वे अपना न्यूट्रिशन करते हैं? ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक है मोनेरा का, ऑटोट्रॉपिक, जिसमें कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेसिस दोनों आएंगे। ऑटोट्रॉपिक तो है ही, खुद से खाना बनाते हैं, इवन कीमोसिंथेटिक हो या फोटोसिंथेटिक, दोनों से करते हैं।
और हेट्रोट्रॉप्स भी हैं, हेट्रोटॉपिक भी है, मतलब अगर खाना ना मिले तो ये छीन कर भी खा सकते हैं, मतलब किसी के एज अ पैरासाइट और सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइट्स मतलब आप जानते ही होंगे, जो भी डिड ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स या फिर एनिमल्स, उस पे जो करता है, मतलब उससे जो भी न्यूट्रिशन लेता है उसे सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। और पैरासाइटिक होस्ट, होस्ट की तरह रहता है, जैसे कि लाइकेंस होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक दोनों। फंजाई, फंजाई जो है, फंजाई हेटेरोट्रॉपिक करता है, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। प्लांटी करता है ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक करता है सिर्फ प्लांटी। और हेटेरोट्रॉपिक, देखो एनिमेलिया तो फोटोसिंथेटिक नहीं करेगा, ऑटोट्रॉप्स नहीं है। हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, प्लांट्स पे डिपेंड है, इवन कोई एनिमल्स। तो हेटेरोट्रॉपिक है वो भी, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक भी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसे बार बार आप रिवाइज करते रहोगे और लिखोगे तो याद हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। द थ्री डोमेन सिस्टम हैज also been proposed that divide the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain and thereby the sixth kingdom classification. You will learn about this system in detail. हायर क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ोगे कि अब देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो हो गया, ठीक है। हाँ, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो हो गया, अब आगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है, जिसे हम 3 डोमेन बोलेंगे, 3 डोमेन सिस्टम। और उसको किसने प्रपोज किया, आपको पता है? हाँ, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल ऊज ने, ठीक है। किसने दिया? कार्ल ऊज ने, ठीक है। Let us look at this 5 kingdom classification under the issues and considerations that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, gymnosperms, angiosperms under plants. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अगर तुम ध्यान से देखते हो और उनके जो भी इश्यूज और कंसिडरेशंस हैं, तो पहले जो भी अर्लियर क्लासिफिकेशंस हुए थे, जिसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फॉर्म्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको किस में डाल दिया गया था? प्लेंटी में, ठीक है। किसने डाला था भाई? लिनियस ने डाला था। और the character that unified this whole kingdom was that all organisms included had a cell wall in their cell. तो जो इनको क्या करता है, जो इनको यूनिफाई करता है, अलग करता है, वो है सेल वॉल। कि सेल वॉल किसमें होता है और नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन हुआ। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इट brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria, with other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organisms and multicellular ones. Say, for example, like Chlamydomonas and Spirogyra were placed under algae. तो इसमें क्या बता रहा है ना कि जो भी एक साथ रखे गए, डिफरेंट डिफरेंट जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया है, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो एक साइनो बैक्टीरिया है, विथ अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक्स, इनके साथ एक साथ रख दिया गया था, जो बहुत ही डिफरेंस उसमें क्रिएट हो रहा था। और पहले क्या कर दिया गया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया गया था। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगेरा को एक ही साथ किसमें रख दिया गया था? एल्गी में। And the classification did not differentiate between heterotropic groups, fungi and autotrophic. जैसे heterotropics हो गया तुम्हारा, heterotropics कौन हो गया? heterotropics हो गया फंजाई, और जो
ग्रीन प्लांट्स होते हैं वाटर ट्रॉपिक, इनको भी एक साथ रख दिया गया, इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं हो पा रहा था। दो दे ऑल्सो showed a characteristic difference in their walls composition. Fungi had a chitin in their wall, while the green plants had a cellulosic cell wall. हाँ, तो फंजाई का क्या है, काइटिन है सेल वॉल, और ग्रीन प्लांट्स के पास सेलुलोजिक सेल वॉल है। ठीक है, सेलुलोज का बना हुआ, तो ये दोनों को डिफरेंस करता है, तो इनको हम एक साथ नहीं रख सकते। तो वेन such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom फंजाई के पास काइटिन का सेल वाल है, इसीलिए इनको अलग रखा गया किंगडम फंजाई में। एंड ऑल प्रोकैरियोटिक्स together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were kingdom Protista। तो बोल रहा है ऑल जितने भी प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म है, जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो मोनेरा किंगडम के अंदर में आएंगे, और जितने भी यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक unicellular in the monera and unicellular eukaryotes are included in protista। वो आएंगे किसमें, प्रोटिस्टा में आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो बोल रहा है किंगडम प्रोटिस्टा हैज बोथ टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस इन एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। पहले क्या किया गया था, जो किंगडम प्रोटिस्टा में अब ऐड हुए हैं, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, इनको एल्गी में डाल दिया गया था जो प्लांट्स के अंदर आते थे, क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल था। एंड विथ पारामीसियम एंड एमीबा which were earlier placed in animal kingdom which lack cell wall, और पारामीसियम और एमीबा के पास सेल वॉल नहीं था, इसलिए उनको पहले एनिमेलिया किंगडम में डाल दिया गया था। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms। तो पहले डिफरेंट किंगडम्स को इधर उधर रख दिया गया था, अलग अलग जो भी थे उसको साथ में रख दिया गया था, जो रॉन्ग था, इनएडिक्वेट था। एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड, और अब टाइम के साथ वो चेंज हो गया। This kind of change will take place in the future to depending on the improvement in our understanding। और भी कुछ चेंज हो सकता है फ्यूचर में हमारे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स over time an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological and reproductive similarity but it is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते गए ना, अटेम्प्ट बढ़ते गए, तो क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशन हुआ, तो सिर्फ वो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ पर ही रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट असर नहीं पड़ा, वो सिर्फ फाइलोजेनेटिक पर भी पड़ा, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या रिलेशनशिप है, कभी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आखिर है क्या, उस पर भी रिफ्लेक्ट पड़ा। ठीक है, तो in this chapter we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, fungi of the Archaeopteryx system of classification, the kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to plants and animal kingdom। तो इसको हमको पढ़ना है 3 और 4 में डिटेल में, इसमें छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में, लेकिन इसको डिटेल में हमें पढ़ना है इन द चैप्टर 3 एंड 4। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा को। ठीक है, हाँ, तो किंगडम मोनेरा कौन थे, जो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, तो बैक्टीरिया कौन है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स कौन है, वही बैक्टीरिया। एंड दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत मतलब ये बहुत सारे पाए जाते हैं, मोस्ट एबंडेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या, जो आपको आंखें से नहीं देखेंगे, नेक्ड होते हैं। बैक्टीरिया ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी जगह बैक्टीरिया होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। दे ऑल्सो live in extreme habitats like hot springs, deserts, snow and deep oceans, where very few others life forms or forms can survive।
मतलब वो लोग तो हैंडफुल ऑफ सॉइल में होते हैं, सभी जगह ही होते हैं, लेकिन वो लोग जहाँ एक्सट्रीम कंडीशन होता है, एक्सट्रीम हैबिटेट्स होता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स जहाँ बहुत ही गर्मी होता है, हॉट स्प्रिंग्स है, डिजर्ट्स में, इवन स्नो जहाँ बहुत ही ठंडी होती है, डीप ओशंस में भी ये सरवाइव कर पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ड्यू टू उनके सेल वाल के चलते, कॉम्प्लेक्स सेल वाल होता है उनका, अदर बैक्टीरिया जो कॉमनली बैक्टीरिया है उनसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स उनका सेल वाल होता है, जो उनको थोड़ा अलग बनाता है। ठीक है, मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। कुछ ऐसे हैं बैक्टीरियाज जो अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और बाहर आते हैं एज अ पैरासाइट, एज अ होस्ट। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन है? स्फेरिकल कोकस, प्लूरल में कोकाई बोलेंगे, एंड रड लाइक शेप होगा तो बैसिलस, प्लूरल में बैसिल्ली बोलेंगे, एंड कॉमा सेप्ट जो होते हैं उनको विब्रियम बोलेंगे, प्लूरल में विब्रियो होता है, एंड द स्पाइरल शेप का जो होगा स्पिरिलम, प्लूरल में स्पिरिला बोलो। तो इनके यहाँ पे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये है कोकाई, स्फेरिकल शेप, बेसिलाई, बेसिली, बेसिलस बोलो, बेसिलास बोलो इसे, यहाँ पे स्पोर्स भी होते हैं इसके अंदर, और जो बेसिलस है वो रोड लाइक शेप है। स्पिरिला, स्पिरिला, स्पिरिला इज अ स्पाइरल शेप like this, spiral shaped। ठीक है, and next is flagellum, flagellum, flagellum सॉरी, ओहो विब्रियो होता है ना, हाँ विब्रियो है, फ्लैजिलम तो इसमें होता है, स्पिरुला में क्या होता है? फ्लैजिला होता है, इसको तुम फ्लैजिलम भी बोल सकते हो। ठीक है, विब्रियो जो कॉमा सेप्ड होता है, कॉमा सेप्ड, कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया जो है उसको क्या बोलेंगे? विब्रियो, विब्रियम। ठीक है, तो ये 4 दिया हुआ है शेप के अकॉर्डिंग, बेसिस ऑफ शेप के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं बैक्टीरिया, ये चारों को। ठीक है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। मतलब जैसे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जैसे ही उतना सिंपल दिखता है, लेकिन उनके जो बिहेवियर है बैक्टीरिया के वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये लाइन कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द मोस्ट extensive metabolic diversity, and some of them are autotrophic, that is they synthesize their own food from inorganic substrate, and they may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs, and they depend on other organisms or on dead organic matter for food। तो ये जैसे ही देखने में मतलब लगते हैं सिंपल साधारण, वैसे ही इनका बिहेवियर कुछ अलग ही है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में बैक्टीरिया जो है एज अ ग्रुप, अगर बैक्टीरिया ग्रुप में रहेगा ना तो एक एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसी को मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटो, तो कुछ जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, और ऑटोट्रॉपिक में भी और फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक। ठीक है, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं उसमें। और बोल रहा है कि उन्होंने वो क्या करते हैं ना, अपने फूड को सिंथेसिस करते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से भी करते हैं। तो ये है ना कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। और अधिकतर मेजोरिटी जो है बैक्टीरिया का वो हेट्रोट्रॉप्स है। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। वो अपने खाने के लिए भी दूसरे पर भी डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हेट्रोट्रॉप्स मोस्टली होते हैं, ऑटोट्रॉप्स बहुत ही कम होते हैं, और अधिकतर हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं, तो दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। सैप्रोफाइट्स रहते हैं डेड ऑर्गेनिज्म पर, डेड ऑर्गेनिक मेटाफोर, और पैरासाइट भी होते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में मोनेरा में ही आते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया जिनको हम पढ़ने वाले हैं। आर्की बैक्टीरिया है, उसमें यू बैक्टीरिया है और थोड़ा सा दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा के बारे में, पीपीएलओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया से। आर्की बैक्टीरिया, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extremely salty areas, halophils, hot springs, thermoacidophils, and marshy areas, methanogens। तो ये इंपॉर्टेंट है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, देखो क्या क्या। बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ये स्पेशल है। कब से भाई? दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट, क्यों क्यों स्पेशल है? हार्श हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि साल्टी एरियाज में जो है रहेंगे, बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे साल्टी एरियाज है, तो उनमें जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको हेलोफिल्स बोलते हैं। वो हेलो हेलो करते रहते हैं, ऐसे याद कर लो, हेलो हेलोफिल्स। हॉट स्प्रिंग्स में जो रहते हैं उन्हें थर्मो, देखो हॉट को हम थर्मो बोलते हैं ना, ऐसे ही समझ जाओ, थर्मो एसिडोफिल्स। और जो मार्सी एरियाज में रहते हैं, जो गंदगी में रहते हैं मार्सी एरियाज में, वो मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो इन द गट ऑफ काउ, काउ का जो डंक होता है उसमें मिथेनोजेंस बैक्टीरिया ही होते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो है बहुत अलग है दूसरे बैक्टीरिया से, हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड द फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। मतलब ये दूसरे बैक्टीरिया से बहुत ही अलग है, क्यों? क्योंकि इनका सेल वॉल जो है बहुत ही डिफरेंट है, जो उनको उनसे अलग बनाता है, और वे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस जो है मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, प्रेजेंट इन, अभी बताया मैंने, गट ऑफ सेवरल रिमेनेंट्स एनिमल्स सच एज काउज एंड बुफेलोज, and they are responsible for production of methane, that is biogas। बायोगैस का भी बहुत ही यूजेज फ्रॉम द डंग ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स के डंग से, गोबर से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आर्की बैक्टीरिया तो हो गया, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हेलोफिल्स साल्टी एरियाज में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफिल्स रहता है, और मार्सी एरियाज में मिथेनोजेंस, ठीक है। तो इसमें ये वाला पॉइंट याद करना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। यू बैक्टीरिया के तरफ हम पढ़ते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। तो ये बोल रहा है थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट, अलग अलग, थाउजेंड्स हजारों हजारों से यू बैक्टीरिया है। यू मीन्स ट्रू, तो ट्रू बैक्टीरिया है वो, ठीक है। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इनके पास रिजिड टफ सेल वॉल है। अगर वो मोटाइल होते हैं तो उनके पास फ्लैजिलम है। एंड साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। हैव क्लोरोफिल ए, उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया के पास, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जो किसके सिमिलर है? ग्रीन प्लांट, बहुत ही एडवांस्ड है ये, इनके पास ग्रीन प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप से मीन्स खुद से खाना बनाते हैं यूजिंग सनलाइट। एंड द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। ये सब याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो साइनोबैक्टीरिया कैसा है? सेल, ऐसे लिख लेना, सेल कैसा है इसका? यूनिसेलुलर है, कोलोनियल और फिलामेंटस भी होते हैं, फिलामेंट्स इनके होते हैं, कॉलोनी में भी जो रहते हैं वो भी होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, मराइन वाटर में भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हैं, इनको कहते हैं। एंड द कॉलोनीज, जो कॉलोनीज है ना, जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस सिथ, जिलेटिनस सिथ से वो सराउंड्स होते हैं कॉलोनी। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये ब्लूम्स भी क्रिएट करते हैं, जैसे बुलबुला नहीं आता है वाटर में, वैसे पॉल्यूटेड वाटर में देखना जहाँ ब्लूम्स होंगे वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ द
These organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell that is heterocyst. हेट्रोसिस्ट उन कुछ ऐसे भी उसमें है बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। उनके पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसे हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल में आ गया तुम्हारा नॉस्टॉक नॉस्टॉक एंड एनाबेना। नॉस्टॉक एंड एनाबेना आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस बैक्टीरियाज जिनके पास हेट्रोसिस्ट होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, अभी हम तो क्या पढ़ रहे थे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, अब कीमोसिंथेटिक कुछ केमिकल्स के यूज़ करके भी वो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जैसे कि नाइट्राइट्स एमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और ये इनको क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, नाइट्राइट्स को, नाइट्रेट्स एंड एमोनिया, और ये क्या करते हैं, उसे रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्मेशन एटीपी फॉर्मेशन में। एटीपी किस लिए प्रोड्यूस होता है, एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। एंड दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ठीक है। और कुछ ऐसे रिसाइकल्स भी है जिनमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर रिसाइकलिंग में। ठीक है। तो वो जो दिया हुआ है ना नॉस्टॉक, तो उसका डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये है नॉस्टॉक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है ये, जिसका नाम है नॉस्टॉक। इसके पास क्या होता है, म्यूसिलेजिनस सिथ होता है चारों तरफ, देखो ये डॉट डॉट करके हेट्रोसिस्ट। और ये हेट्रोसिस्ट है जो क्या करता है, नाइट्रोजनस बेस नहीं, नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है हेट्रोसिस्ट। ये एक देखो ये स्पेशल है, देखो इसका डायग्राम ऐसा होता है। और ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, फिलामेंट की तरह। ठीक है। कॉलोनी वाले ऐसे होते हैं, कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। ठीक है। हाँ, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबुंडेंट इन नेचर। बहुत है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मेजोरिटी आर द इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, और मेजोरिटी उसमें भी डिकम्पोजर्स ज़्यादा हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। मतलब ह्यूमंस को भी बहुत ही ये हेल्पफुल भी करते हैं, जितने ये डेंजरस भी हैं उतने बहुत हेल्पफुल भी हैं। जैसे कि दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क से दही बनाना। लैक्टोबैसिलस हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स को बनाना भी में भी हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करना, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट में जैसे लेग्यूम है, लेग्यूम रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इन द लेग्यूमिनस प्लांट, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। सम ऑफ आर पैथोजेंस काउजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। कुछ तो जो यूजफुल थे अभी हमने देख लिया, कुछ ऐसे हैं जो डैमेज भी करते हैं ह्यूमन बींग्स को पैथोजेन के रूप में, जैसे कि क्रॉप्स को, फार्म्स एनिमल्स एंड पेट्स को, जैसे कि क्लोरेला, टाइफाइड एंड टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज बाई डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया से ये सब होते हैं, क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। जैसे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन, रिप्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फिजन से। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस, अनफेवरेबल कंडीशंस में वो स्पोर प्रोड्यूस करने लगेंगे। ऐसे नॉर्मली वो फिजन करेंगे, अनफेवरेबल जब कंडीशन उनका आएगा तो वो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई
sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other। मतलब कि मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं? प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। और वो जो होता है जैसे उसमें प्लाज्मिड होता है, आगे हमको पढ़ना है, ये अभी नहीं दिया हुआ है। प्लाज्मिड एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में डीएनए ट्रांसफर होता है थ्रू प्लाज्मिड। तो वही बोल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये करते हैं। और फिर अब है माइकोप्लाज्मा के बारे में। उससे पहले माइकोप्लाज्मा के पहले हम यहाँ पर डायग्राम जो दिया हुआ देखते हैं। एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम है, देखो इसका सेल वाला ये ग्रीन वाला पार्ट, सेल मेम्ब्रेन अंदर वाला ये, फिर ये डीएनए दिया हुआ है, ये डीएनए, ठीक है। अब ये कैसे ये डिवाइड हो रहा है बैक्टीरियम, देखो इससे डिवाइड होकर ये निकल रहा है, इसमें ये एक सेल है, फिर इसका जो डीएनए है वो डिवाइड होकर इसमें आ गया। हाँ तो ऐसे अब हमें लास्ट पार्ट खत्म करना है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, और इसको हम जोकर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। ये जो है ना जोकर ऑफ बायोलॉजी है। आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, बेचारे के पास सेल वॉल भी नहीं होता है। और ये सबसे छोटे हैं, स्मॉलेस्ट। और कितने छोटे हैं? 0.3 माइक्रोमीटर्स, इतने छोटे हैं ये। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स known and can survive without oxygen। वाओ, ये ऑक्सीजन के बिना भी, ऑक्सीजन रहेगा तो ठीक है हम जी जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन के बिना भी ये रह जाते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट। पैथोजेंस भी हैं कुछ माइकोप्लाज्मा, हार्म करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को, ठीक है। मैनी मीन्स बहुत, बहुत सारे, अधिकतर, मोस्टली माइकोप्लाज्मा जो होते हैं एज ऑफ पैथोजेंस हैं, ठीक है। तो आज हमने अपना गोल्स कंप्लीट कर लिया। हमें क्या कंप्लीट करना था? पूरा इंट्रोडक्शन और ये किंगडम मोनेरा, तो पूरा किंगडम मोनेरा हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में पूरा आया होगा। थैंक यू।